अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दें तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। मेरे मितवा मितवा मेरे मीत रे, मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा मेरे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। चल गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए हम। हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए सागर में जिंदगी को उतारे, चले गए हम। सुबह नाई शाम नाई, सुबह नाई शाम नाई, जिस दिन तेरी याद नाई, याद नाई। सुबह नाई शाम नाई। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। मित्र प्यारे नो हाल मुरीदां दा कहना, मित्र
फिर प्यारे हूँ। को नमस्ते और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आज मैं रफ़ी साहब पर ट्रिब्यूट प्रेजेंट करूंगा। कोई टेक्निकलिटी और कोई डिटेल्स की बात नहीं करूंगा, सिर्फ रफ़ी साहब की बात करूंगा। और वो भी मैं आपको ये बता दूं कि आई प्रॉब्ली एम गोइंग टू बी इन टीयर्स एंड क्राई मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द शो। एंड उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूं आपसे। रफ़ी साहब एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी हस्ती है कि जो मैं अपने दिल के इतने नज़दीक उनको महसूस करता हूँ। खैर, उसके बारे में आपसे और बात करूंगा आगे। वो गाने चुने हैं मैंने, या गानों के वो टुकड़े चुने हैं मैंने, जो बेसिकली हमको रफ़ी साहब की अपने ही वर्ड्स में ये बताते हैं कि हाउ वी रिस्पेक्ट हिम। जैसे तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तो जैसे तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे एक अल्फाज है, ऐसा एक डायलॉग है विच सेज दैट रफ़ी साहब को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। उस तरह के मैंने आज वर्ड्स चुने हैं गानों में से, और उन गानों को ही मैं बजाने वाला हूँ और उन पे ही बात करने वाला हूँ। कुछ थोड़ी सी टेक्निकलिटी की बात कर लूंगा बीच में, जब भी वक्त मिलेगा बीच में। आज के मेरे प्रोग्राम का टाइटल ही है ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफ़ी एंड वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा। तो जो वक्त है वो रफ़ी साहब के गीतों का खजाना तो ढूंढता ही रहता है हर समय। हम ही लोग ढूंढते रहते हैं हर वक्त, और जितना सुनते हैं और भी अच्छा लगता है। खैर, हमको उनके जैसी पैरेलल वॉइस तो कभी मिली ही नहीं आज तक, और शायद मिलेगी भी नहीं। देर आर मल्टीपल पीपल हु कॉपी, हु ट्राई टू कॉपी, मगर फिर वही होता है कि हमसे वो सुने भी नहीं जाते। वी कांट इवन हियर दोज पीपल। वंस यू हर्ड वो रफ़ी जी की मिश्री जो कानों में पड़ गई है ना, फिर उसके बाद दूसरी चीजें उतनी अच्छी नहीं लगती। पहले गाने पर आता हूं मैं। ये मैंने कैफी आज़मी के बोल लिए हुए हैं, मैं मदन मोहन के म्यूजिक में से। आप इस गाने को सब जानते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर गाना है अपने टाइम का, 1967 की नौनिहाल का मेरी आवाज सुनो। आप इस गाने को सब जानते हैं, इस गाने को सुनिए। अब रिकॉर्डिंग जो मेरी होगी, जो कि मैं यूट्यूब पे लोड करता हूँ, उसमें तो मैं गाने काट के ही लगाता हूँ, बिकॉज आई कांट प्ले द सॉन्ग। कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ जाती है, सो आई कांट प्ले द सॉन्ग्स। तो उसमें ये सारे के सारे जो बोल और बातें हैं वो उस तरह खुल के नहीं आएंगी। उसके लिए मैं माफी मांग लेता हूँ आप लोगों से, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये गाना जो है, इसमें वो कहते हैं कि जो मेरी तरह जिया करते हैं कब मरते हैं। है ना, क्या गोल्डन वर्ड्स है। और फिर मेरी दुनिया में न पूरब है न पश्चिम कोई, सारे इंसान सिमटाए खुली बाहों में। है ना। आइए गाने को सुनते हैं, भावभीन हो जाइए। और मैं भावभीनी श्रद्धांजलि ही प्रेजेंट करने वाला हूँ आज। आइए गाने को सुनते हैं, फिर आगे बात करता हूँ। सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल
से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो, राज सुनो, मेरी आवाज। अगर किसी मेलू ऑफ वॉइसेस में बहुत सारी वॉइसेस इकट्ठी कर ली होती हैं आपने सिंगर्स की, और सुन रहे होते अलग अलग सिंगर्स की आवाजें, ये एक गाना अगर आप सुनते तो आपको पता चल जाता कि रफ़ी सुपीरियर टू एवरीबॉडी। ऐसी वो डिलीवरी करते हैं, ऐसी उनकी आवाज का असर होता है कि बस उससे ही पता चल जाता है कि देयर इज नोबडी हु टचेस यू डीपर देन रफ़ी डज इन योर इमोशंस। खैर, मैंने ये यूज किया था कैफी आजमी के बोल को, जो मैंने हाईलाइट करके आपको सुनाए हैं गानों के। आप लोग बीच में कोई कमेंट करना चाहें तो अपना अपना हाथ रेज कर लीजिएगा, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू एंटरटेन योर कमेंट्स ऑल्सो। अगला गाना मैंने जो चुना है वो हसरत का लिखा हुआ है, और ये जब रफ़ी साहब की डेथ हुई थी तो 1980 में, तो राजू भारतन ने इस लाइन को यूज किया था ट्रिब्यूट पे करने के लिए रफ़ी साहब को। राजहट का गाना है 1956 की, हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन का, आए बहार बन के लुभा कर चले गए। दिस इज द लाइन दैट राजू भरतन हैड यूज्ड इन हिज टाइटल टू पे ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफ़ी साहब। अच्छा वेंकी जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं बिफोर वी गो इनटू आवर नेक्स्ट सॉन्ग। It will take me just 10 seconds to tell what I want to. अगर हो सके तो वक्त मिले तो ये गाना पूरा बजा देना आप, मेरी आवाज सुनो। The चलिए, last two antras are so important. देखता हूँ। Yeah, thank you. हाँ जी, तो ये इसको सुनते हैं, आए बहार बन के लुभा कर चले गए, वो कौन थे जो ख्वाब दिखा कर चले गए। आइए सुनते हैं। आए बहार बन के लुभा कर चले गए, क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए, क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए। इतना मुझे बताओ मेरे दिल की धड़कनों है, दिल की धड़कनों, इतना मुझे बताओ मेरे दिल की धड़कनों है, वो कौन थे जो ख्वाब दिखा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले। तो वो कौन थे जो ख्वाब दिखा कर चले गए। हम रफ़ी साहब को डेडिकेट कर रहा हूँ आज का प्रोग्राम मैं अपना, और वो अल्फाज और वो गाने याद कर रहा हूँ जिससे मैं रफ़ी साहब को, उस इमोशंस को याद कर रहा हूँ जिससे मैं रफ़ी साहब को हमेशा ही याद किया करता हूँ। रफ़ी तो ऐसी आवाज़ है जो कि मैं कभी अपने लाइफ में से बाहर निकाल ही नहीं सकता। आगे आपको एक और बात बताऊंगा बहुत पर्सनल, लेकिन खैर फिलहाल ये गाने सुनते हैं जो अच्छे लग रहे हैं, इनको सुनना शुरू करते हैं।
अगला गाना भी हसरत जयपुरी का है, और आप सब जानते हैं इस गाने को, शंकर जयकिशन का म्यूजिक है। सबसे पॉपुलर उनका यही गाना था जब लोग ट्रिब्यूट पे करते थे कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, पगला कहीं का, 1969-68 की फिल्म है। तो इस गाने के भी थोड़े पीसेस सुन लेते हैं, बड़े अच्छे हैं, और इसके ऊपर फिर आगे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आइए। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं, तुम मुझे यूं भुला। भुलाना भी कौन चाहता है बताइए, और गुनगुना दे तो हम हमेशा ही साथ गुनगुनाते रहते हैं, भुलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और ऐसा कोई दौर गुजरा ही नहीं जब हम उनको याद नहीं करें। इट्स नॉट पॉसिबल। वी ऑलवेज थिंक ऑफ मोहम्मद रफ़ी मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, मेनी टाइम्स इन अ डे। पता नहीं कितने गाने हम रफ़ी साहब के रोज सुनते हैं और उनमें खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं। इमेंस प्लेजर हमको प्रोवाइड करते हैं उन गाने, इमेंस प्लेजर। आइए अगले गाने पर आ जाता हूँ। दिस अगेन इज बाय हसरत। हसरत ने काफी सॉलिड काम किया है इसके बारे में, और हसरत का ही ये गाना सुनते हैं। बट दिस टाइम द इमोशन इज फ्रॉम अ 1975 फिल्म, और हसरत साहब के साथ यहाँ पर बड़ी ही ये कहा जाए ऑड पेयरिंग है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और हसरत का जी एक पेड़ में गाना सुनते हैं, गाना सुनते ही पता चल जाएगा आपको कि इसका इमोशन क्या है और रफी साहब क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही उम्दा गाना है। आई वुड रेट दिस एज वन ऑफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बेस्ट एवर सॉन्ग्स, one of their best ever song. If I have to list their top 10 or 15, I would list one of this as their top songs. और रफ़ी साहब ने क्या कमाल, कब कमाल तो रफ़ी साहब का एक गाने में कहाँ है। हर गाने में आपको उनका अलग मूड, अलग टेक्सचर नजर आएगा वॉइस का, कि किस तरह से डिलीवरी करनी चाहिए, कैसे क्या गाना होना चाहिए। चलिए इसको भी इंजॉय करते हैं। लेट्स लिसन टू दिस लेटर ऑन सॉन्ग्स ऑफ रफ़ी, हसरत जयपुरी एंड लक्ष्मण प्यारेलाल। आइए। ऐसा ना हो के इन वादियों में मैं खो जाऊं, ऐसा ना हो के इन वादियों में मैं खो जाऊं, और तुम मुझे और मैं कभी मिल न पाऊं, ऐसा न हो कि इन वादियों में मैं खो जाऊं। Isn't that beautiful? क्या कमाल है, क्या कमाल था रफ़ी साहब के गायकी का, और क्या उनकी डिलीवरी, कहाँ कहाँ पर वर्ड्स को कैसे एम्फेसाइज करते थे, क्या क्या अलग अलग तरीके से बोलते थे एक ही लाइन को। वाह, अमेजिंग। अमेजिंग इज द ओनली वर्ड, और कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, दिस वाज फ्रॉम द फिल्म कॉल्ड आखिरी दाव। सायरा बानू जितेंद्र की फिल्म थी ये।
फिल्म थिएटर में हम देखने ही गए थे सिर्फ इस एक गाने को देखने के लिए वरना इस फिल्म में और तो कुछ था भी नहीं, कोई और गाने भी नहीं थे। लेकिन ये रफ़ी साहब का गाना ऐसा था कि जिसको कई बार देखा जा सकता था, और सुनने में तो है ही, ये बहुत ब्यूटीफुल। वी लव द सॉन्ग, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि हम तो हमेशा ही उनको ढूंढते रहते हैं, और लेकिन वो मिलते कहाँ हैं अब। चले गए तो चले गए, बस। वो भी कोई एज होती है, 56 इज नो एज टू डाई, दैट इज नो एज टू गो अवे। एनीवे, आइए अगला गाना सुनता हूँ। ये भी हसरत है और शंकर जयकिशन का म्यूजिक है। ये 1963 की फिल्म हमराही का गाना है। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। इसमें कोई शक नहीं है कि आंख से टपकी जो चिंगारी, हर आंसू में छवि तुम्हारी। इन एवरी सिंगल स्पेक रफी साहब की छवि रहती है हमारे दिल। उनकी आवाज हमारे कानों में उसी तरह रहती है जैसे कि ये आंसू आंखों से टपकते हैं, उनमें रहती है उनकी छवि। आइए गाना सुनते हैं, इसको भी इंजॉय करते हैं। ये भी हसरत का ही। आइए। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। मैं रोऊं तो रो दे आंसू, मैं हंस दूं तो हंस दे आंसू। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, दिल की जुबान है। This was also from Hasrat and from Hamrahi of 63. अभी ये ठीक है, आप जो बता रहे हैं वही ठीक रहा होगा। अगले इमोशन पे आ जाता हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब के, असद भोपाली का लिखा हुआ और फिर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ट्यून किया हुआ। ये उनकी पहली फिल्म थी पारस मनी, वो जब याद आए बहुत याद आए। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि रफ़ी साहब जब याद आते हैं बहुत ज़्यादा याद आते हैं। रफ़ी साहब के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था छैला बाबू फिल्म के नाम के लिए, सॉन्ग का गाना का। मुझे गाना याद नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा यार। तेरे प्यार ने, मेरे प्यार ने तुझे गम दिया, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे तेरे प्यार ने गम मुझे की, गम दिया, तेरे प्यार उम्र दराज हो। उससे गम की उम्र तराज हो। बिल्कुल, वो उनका पहला गाना था जो उन्होंने गाया था फॉर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बट वो रिलीज बाद में हुआ था। लेकिन इस गाने से उनको हम याद करते हैं, असद भोपाली का लिखा हुआ, और वही अपना अ, वही उनके अल्फाज, वो जब याद आए बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, थाम के दिल उठे हम किसी के लिए। वो रफ़ी साहब के लिए ही ये सारा कुछ इमोशन दिल में बैठा हुआ है। तो इन इमोशंस को असद भोपाली की आवाज में सुनते हैं फ्रॉम दिस फिल्म पारस मनी, दैट वाज अ सुपर हिट सॉन्ग ऑफ इट्स टाइम। आइए सुनते हैं वो जब याद आए बहुत याद आए, और रफ़ी साहब को उतना ही याद करते हैं इमोशन के साथ अपने। आइए। वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए बहुत याद आए।
आए, बहुत याद आए। जी, our emotions and the song that goes on, we have heard the song. वो जब याद आते हैं रफ़ी साहब, बहुत याद आते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है दैट वो जब याद कभी तो आते नहीं, वो हमेशा ही याद रहते हैं, तो इसमें कोई बात ही नहीं। थैंक यू। हाँ, थैंक यू मनोज जी। नहीं, मैंने चाहूंगा, मैं तुझे सांझ सवेरे सेलेक्ट नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जितने भी आप ट्रिब्यूट्स जहां भी सुनेंगे सब यही गाना बजा रहे होंगे, तो मैंने इसीलिए उसको सेलेक्ट नहीं किया। जस्ट और एक एडेड इंफॉर्मेशन दे दूं, इसी फिल्म का जो दूसरा गाना है, रोशन तुम्ही से दुनिया, सलामत रहो, that was Zakir Hussain's first recording. At the age of 12, he has played tabla in this song. ओ जाकिर हुसैन ने बजाया तबला उसमें? जी बिल्कुल, जाकिर को उन्होंने खुद ने इंटरव्यू में बताया था ओ कि बजाने वाले मेरे पिताजी थे, लेकिन वो कुछ कंसर्ट में बिजी थे, तो मैंने वो गाना बताया था, तो मेरा सबसे पहला रिकॉर्डिंग था। वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन, थैंक यू। Yeah. जाकिर हुसैन साहब भी नहीं रहे हमारे बीच में, एंड सो सैड। ही वाज अ फैंटास्टिक तबला मैन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अल्लाह रखा के साथ तो कोई मुकाबला ही नहीं है तबला का। हिज नॉलेज एंड हिज अदायगी एंड थिंग्स वर सो ग्रेट, क्या बताऊं आपको। फिर कभी बात कर लेंगे। हाँ, थैंक यू अजय जी, बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर की आपने, थैंक यू वेरी मच। अगले गाने पे आ जाता हूँ और इसको पूरा सुनते हैं। ये गाना शैलेंद्र का है और शंकर जयकिशन का है। आई कैन नेवर 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 नॉट लाइक लिसनिंग दिस सॉन्ग। ऐसा गाना है और दिल के इतनी पास है कि मैं बता नहीं सकता आपको। दिन जो पखेरु होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से मोती के दाने। ऐसे ही दिन होते हैं ना, सुनहरे दिन। आइए इसको सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। बहुत ही इमोशनल गाना है, बहुत ही लवली सॉन्ग है, पूरा गाना बजाएंगे, इसको सुनते हैं। आइए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की। हाँ जी, हाँ, मैंने भी अल्लाह रखा जी को एक दो बार सुना हुआ है परफॉर्म करते हुए, लाइव देखा हुआ है मैंने स्टेज के ऊपर उनको। लेकिन जिस उम्र में मैंने देखा था तब मेरे को अल्लाह रखा कौन थे ये पता नहीं था, सिवाय इसके कि तबला बजा रहे थे। इसके सिवाय बहुत ज़्यादा आइडिया उनके बारे में था नहीं। हालांकि मैं अपनी मदर के साथ, फादर के साथ गया हुआ था, तो मदर ने बताया था कि ये अल्लाह रखा है और ये बहुत उम्दा तबला नवाज हैं, उतना पता है मुझे। तो इसके बियॉन्ड मेमोरी नहीं है, बट देखा हुआ है मैंने उनको भी स्टेज के ऊपर। बट ही वॉज अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक तबला नवाज, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो हमने अभी शैलेंद्र को सुना, दिल एक मंदिर 1963 के गाने। आई डोंट हैव टू मेनी मोर सॉन्ग्स दैट आई वांट टू प्ले, बट एक बात आपको बताता हूँ कि
बहुत सारे लोग शेयर करते हैं इधर उधर से चीजें कि ये इसने ये कहा, उसने वो कहा। सुन लिया करिए, बट डोंट बिलीव व्हाट पीपल से, डोंट बिलीव। और बहुत सारे लोग तो गप्पे मारते रहते हैं, चैनल चला चला के, यूट्यूब चैनल चला के गप्पे मारते हैं। सुनने की, आपको मानने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। बुराई तेरी गर जमाना करे, बयां कोई झूठा फसाना करे। उठाए वो कस्में हजारों मगर, यकी कैसे तेरा दीवाना करे। भला इस जमाने का कोई यकीन है? नहीं है, नहीं है, नहीं। याद है आपको गाना? यू रिमेम्बर दिस सॉन्ग? कोई और दुनिया में तुझसा हंसी है, नहीं है, नहीं। प्यार की कहानी। प्यार की कहानी। बिल्कुल, बिल्कुल। उसी बात को याद रखिए कि लोग जो जो बयां करते हैं ना, बयां करने दीजिए, उसको बिलीव करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। यू डोंट हैव टू ट्रस्ट एनी ऑफ इट एंड बिलीव इन एनी ऑफ इट। अगले गाने पे आता हूँ। मजरू सुल्तानपुरी का गाना है। ये ओपी नैयर साहब के म्यूजिक का गाना है। 1963 का ही है ये भी। इसको भी सुन लेते हैं। रास्ता जो मिले अनजान कोई, आ जाए कभी तूफान कोई। अपने में को अकेला जान के ना तुम आंखों में आंसू भर लेना। आंखों में तो आंसू भरे ही रहते हैं जब रफी साहब की बात करते हैं। आइए इसको सुनते हैं, फिर थोड़ी बात करूंगा और उसके बाद फिर गाने और बजाऊंगा। आइए। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना। ऐसे ही कभी जब शाम ढले, तब याद हमें भी कर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां। फिर वही दिन लाया हूँ से था ये गाना। और आप सब गाने को जानते हैं, बहुत पॉपुलर गाना है, बड़ा फेमस गाना है। एवरी सॉन्ग ऑफ मोहम्मद रफ़ी दैट आई हैव प्लेड टू यू टिल नाउ, उनका टेक्सचर आवाज का एकदम अलग है, उनका मूड डिलीवरी का एकदम अलग है। और वो हर चीज को ऐसे निभाते हैं, इतनी ब्यूटीफुली निभाते हैं कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। कोई कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? एनीबडी वांट्स टू से समथिंग इन बिटवीन माय प्रोग्राम तो बोल सकते हैं। रवि साहब का नहीं आया अभी तक कोई किसका गाना नहीं आया? रवि रवि साहब का। नहीं, वो मैंने वो इस तरह सेलेक्ट नहीं किया कि इतने म्यूजिक साहब प्लस का ये लेना है, उसका ये लेना है, उस तरह सेलेक्ट नहीं किया। नहीं नहीं, वो बात है, आपका प्रेरोगेटिव है वो। आपका लिरिक्स पे ज्यादा वो। हाँ, मैंने उसी तरह से किया। हाँ, वेंकी जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मैं कहना है पीयूष जी कि वी आर हैंगिंग ऑन टू एवरी वर्ड ऑफ दैट यू आर सेइंग। इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। और आप जो बोलते हैं सब हमारे दिलों की धड़कन बस उसी में है। इतना अच्छा लग रहा है। एक दो बातें करता हूँ बिफोर आई टेल यू दी एनेक्डोट दैट आई वांट टू शेयर फ्रॉम माय ओन बिल्कुल। लाइफ। पहली बात तो ये है कि आप लोगों में से जो भी मेरे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं टू गेट द रिकॉर्डिंग और टू गेट द इनवाइट्स, मेरे टेलीफोन पर व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए प्लीज़। माय नंबर मैं अपना टाइप कर देता हूँ, नंबर चैट में भी, और आप लोगों को बोल भी देता हूँ। आई एम इन कनाडा, टोरंटो, सो माय फोन नंबर स्टार्ट्स विद 1 एंड देन 416-577-8178। 416-577-8178। जिस जिसको चाहिए हो वो मेरे को कांटेक्ट कर ले। और यू कैन कॉल मी एंड यू कैन टॉक टू मी ऑन व्हाट्सएप, एंड अगर वो म्यूजिक रिलेटेड बात है तो यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम यू वांट। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू टॉक ऑन म्यूजिक एंड सॉन्ग्स एंड दिस थिंग। तो हेजिटेट मत करिए, डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए। मैं इनवाइट्स भी भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग्स भी आपको डायरेक्टली भेज दिया करूंगा जो करूंगा। और आप इसमें तो आ ही सकते हैं, और क्वेश्चंस भी जो आपके दिल में हो वो पूछ सकते हैं आप मेरे से। हेजिटेट मत करिए। एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे इस रिकॉर्डिंग के यूट्यूब चैनल्स को देखते हो,
अब उसके अंदर गानों की एक टाइम वाइज लिस्टिंग हो गई है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। और सब के सब आई थिंक ऑल द प्रोग्राम्स हैव बीन कवर्ड। और वो जो लिस्टिंग हो गई है, वो लिस्टिंग का काम रिया जी ने किया है। आई हैव नेवर मेट रिया जी, पर वो हमारे इस प्रोग्राम में आती हैं एंड शी हैज बीन डूइंग इट बड़ा पेशेंस के साथ। कितनी पेशेंस के साथ उन्होंने टाइम लिस्टिंग की होगी कि इतने बज के इतने मिनट पर ये वाला बज रहा है, इतने बज के इतने मिनट पर ये गाना बज रहा है, इतने मिनट। बड़ा फैंटास्टिक काम किया उन्होंने। मैं बड़े हाथ जोड़ के रिया जी को थैंक्स कहना चाहता हूँ। अगर वो सुन रही हैं तो थैंक यू वेरी मच रिया जी। हाँ राजा जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। Greetings to everybody from Vancouver. It's very early. We started this program at 6 this morning. So I'm a little way behind, not little, way behind everybody, but very, very worth getting up so early for this and listening. ओपन ईयर्स आपने जो अपने गाना बजाया, तो ओपन ईयर तो हर बॉल पे सिक्सर मारते थे ना, तो ये, और वो कहते भी थे कि ओनली पर्सन हु कुड डू जस्टिस टू माय म्यूजिक वाज मोहम्मद रफी. So, and very well said. Thank you so much. बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। उन्होंने फिर जिंदगी में रिग्रेट भी किया था कि व्हाई डिड आई नॉट कीप टेकिंग रफी ऑल माय लाइफ, एंड दैट प्रोबब्ली लेड टू हिज गोइंग डाउन आल्सो। दो True. बातें और करना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर देखने वाले हैं जिनके अपने सब्सक्राइबर्स बहुत सारे हैं। I have people who are my subscribers, but they have their own subscribers which go into thousands. तो अगर आप मेरी कोई इंफॉर्मेशन सुनते हैं और उसके ऊपर कोई आगे लोगों से बात करते हैं या इसको शेयर करते हैं, तो क्रेडिट दीजिए प्लीज। क्रेडिट देना बनता है ना। इट इज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर आप डाका मत डालिए, तो क्रेडिट दीजिए। मगर आप जो फॉलो करना चाहते हैं, जो जहां कोट करना चाहते हैं कर लीजिए। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। आई हैव नेवर सेड नो टू एनीबॉडी। एंड मैं कोई ऐसी बातें करते ही नहीं हूँ जो कि गप्पे हों या गॉसिप हो, ऐसी तो मैं बातें ही नहीं करता। खैर एनीवे, let me come to my next song, which I will play the whole song to you. It is 7 minutes song and it has got four verses. आप हर एक वर्स को एंजॉय करेंगे। मजरू साहब का लिखा हुआ गाना है ये, ऐसा दिल को खटकाता है ना, हिलाता है, मैं क्या बताऊं आपको। एक बात आपसे शेयर करता हूं कि जिन दिनों में मैं आई वॉज वर्किंग इन कैलगरी, एल्बर्टा कैलगरी, और दैट वाज 4.5 years दैट आई वाज, और 5 years आई वाज इन कैलगरी। और उन दिनों में मेरा जो वर्क एरिया था दैट यूज टू कवर द एंटायर एल्बर्टा। अगर आपको जियोग्राफिकली एल्बर्टा पता हो कनाडा में, तो एल्बर्टा ऐसा शहर है जो कि, ऐसा स्टेट है, प्रोविंस है, जो कि साउथ में यूएस के बॉर्डर से लगता है, लेथब्रिज और वो सब एरियाज जो हैं, और नॉर्थ में जाके वो एकदम अलास्का तक चला जाता है। तो उसका वेदर भी वैसा ही है, कभी बहुत ज़्यादा कहीं पर बर्फ़ होती है, और अलास्का में -40 -50 तो रेगुलर ही होती है। तो इट इज़ नॉट रेयर ओवर देयर। और मेरा क्योंकि काम सारे ऑल एरिया का था, तो आई यूज टू ड्राइव अ लॉट। तो मेरी ड्राइविंग में मेरा काम जो था ना, एक ही था कि मैं ड्राइविंग करते समय गाने तो सुनता ही रहता था। सो इन माई कार द म्यूजिक यूज टू प्ले ऑल द टाइम। कभी कभी तो मैं डायरेक्ट एक बार स्ट्रेट ड्राइव ऑफ 7 hours करता था और 7 घंटे गाने ही सुनता रहता था। तो गाने सुनने से क्या होता था कि थकावट भी नहीं होती थी और दिल और दिमाग एकदम तरोताजा रहता था। पर इसमें आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है, इस पर बहुत ज़्यादा वो मत करिएगा, कि मैं आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन फॉर क्वाइट सम टाइम। और 2004 से मैंने शुरू किया था प्रॉपरली मेडिटेट करना, एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ मेडिटेशन गुरु, एंड आई हैव बीन एबल टू वेरी सक्सेसफुली मेडिटेट ऑल्सो। तो ये कहा जा सकता है कि मेडिटेशन में बैठता था तो मुझे पता नहीं होता था कि मैं कहाँ चला गया, टाइम कितना निकल गया ये भी पता नहीं होता था। एंड इट हैज़ बीन वेरी वेरी इंजॉयबल एक्सपीरियंस। जो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जब मैं गाड़ी में बैठा होता था और ड्राइव करता था, तो देर वर ओनली 2 वॉइसेस, और आप सरप्राइज हो जाएंगे इसको सुन के, ओनली 2 वॉइसेस जिसको मैं सुनकर फील करता था कि मैं बस मेडिटेटिव स्टेट में आई हैव रीच्ड द मेकर, कि ऊपर जो भगवान बैठा है ना, उसके साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्ट ये वॉइसेस के थ्रू हो रहा है।
और उसमें से एक वॉइस मोहम्मद रफ़ी साहब थे। मैं जब रफ़ी साहब के गाने सुनता था ड्राइव करते करते और मैं उस स्टेज पर आता था तो मुझे लगता था कि मैं बस आई एम वन विद माई गॉड, उनके साथ में मिल लिया। दिस एक्सपीरियंस वॉज गिवन टू मी बाय रफ़ी साहब। और आपको बताऊं दूसरी आवाज, क्योंकि आप सरप्राइज हो जाएंगे दूसरी आवाज को सुन के। द सेकेंड वॉइस वॉज के.एल. सहगल। वो के.एल. सहगल के गाने और उनकी आवाज, बस वो सुनता था तो मैं उसमें से बाहर नहीं निकल सकता था। बहुत थोड़े से ही गाने हैं उनके, 200-250-300 गाने हैं। वो मेरे पास, आई थिंक आई हैव एवरी वन ऑफ देम। और मैं जब वो गाने सुनता था तो मुझको लगता था कि आई कैन नॉट हियर एनीबडी एल्स, आई हैव ओनली गॉट टू स्टिक टू दिस एंड लेट मी ओनली स्टे हियर। और सिमिलर एक्सपीरियंस यूज्ड टू बी विद रफी साहब। ये दो आवाजें ऐसी हैं जिन्होंने मुझे म्यूजिक के थ्रू हाउ यू कैन मेडिटेट एंड ऑलमोस्ट गो टू योर मेकर, गो टू द गॉड, ये दो आवाजों ने मुझे ये एक्सपीरियंस दिया है। और मैं आपसे बिल्कुल पर्सनल चीज शेयर कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि किसी और कोई एक्सपीरियंस होगा, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। महेंद्र जी कहिए क्या कहना चाहते हैं। सर कुछ ऐसा ही पर्सनल मेरा भी अनुभव है। मैं बेसिकली बचपन में तो रेडियो पिताजी ने हलवाहे को दे दिया क्योंकि बच्चा घर में पढ़ने वाला था। लेकिन जब यूनिवर्सिटी आए तो रफ़ी साहब के बारे में उनकी आवाज़ तो मुझे पसंद आती थी लेकिन जानता नहीं था कौन था। फिर मैंने एमएससी किया मैथमेटिक्स में और ओनली बिकॉज ऑफ रफ़ी सॉन्ग मैं पीएचडी कर पाया। और ऐसी ऐसी जटिल समस्याएं मिनटों में सॉल्व हो जाती थी कि वो गाने मेरी पसंद के आ जाते थे। और चाहे वो रात के 2 बजे हो चाहे दिन का 2 बजे हो, वो गाना सुना और वो प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये जो असर है। और मैंने देखा कि जो देखिए दो चीजें हैं। मैं, ये अलग बात है कि मैं ओनली बिकॉज ऑफ हिम आई चोज टू वर्क इन ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। मैं मैथमेटिक्स में एमएससी था, मेरे साथ सामने बहुत सारे प्रलोभन थे। तो मैंने पाया कि सिंगिंग और प्लेबैक सिंगिंग दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसके बेस्ट एग्जांपल रफी साहब हैं। ही वॉज ए ट्रेंड सेटर। और उन्होंने डिफाइन किया कि भाई देखो प्लेबैक सिंगिंग ऐसी होती है, प्लेबैक सिंगिंग। और सबसे बड़ी चीज है कि आप देखिए कि 48 में किशोर दा आ गए थे। 48 से लेकर के 69-70 तक कह लीजिए, जितने भी मेल सिंगर्स हैं सबको मिला लें और रफी साहब को अकेले कर लें, उनके गाने उनसे ज्यादा हैं। दूसरी बात ये कि रफी साहब ने सिर्फ हीरो के लिए नहीं गाए। मुझे लगता है जितने गाने उन्होंने हीरो के लिए गाए हैं, लगभग उतने ही गाने उन्होंने कॉमेडियंस के लिए, एक्स्ट्रास के लिए, फकीर के लिए, भिखारी के लिए, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स के लिए गाए हैं, इवन बैकग्राउंड के लिए गाए हैं। अब देशभक्ति भी है, कॉन्शसनेस सॉन्ग्स भी हैं, भजन, सबसे ज्यादा भजन और सबसे ज्यादा देशभक्ति गीत तो उन्होंने गाए हैं। और एक चीज मैंने पाया कि मैंने करीब 30 गाने ऐसे लिस्ट किए हैं जो कि इनके टैंडम सॉन्ग्स हैं। और उन 30 में मैं पाता हूं कि 27-28 में तो वही बढ़ के आते हैं। आप कोई गाना याद करें जो टैंडम सॉन्ग हो तो सबसे पहले रफी साहब वाला ही वर्जन याद आता है। एक चीज और, मैंने 84 में बैजू बावरा देखी थी, 40 साल हो गया। उसमें एक जगह पर स्वामी हरिदास इनको राग सिखाते हैं बैजू बावरा को। जी। और वो पीस 10-10, 12-12 सेकंड के हैं, मुझे आज भी वो हॉन्ट करता है मेरे दिमाग में। और उन इन 40 सालों में चूंकि मैं रेडियो में भी हूँ, दूरदर्शन में भी रहा, बड़े बड़े जो क्लासिकल आर्टिस्ट को मैंने सुना भी, गवाया भी, उनसे बात भी की। 10 से 12 सेकंड में राग को प्रकट कर देना, उसकी, नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग 10-12 मिनट का आलाप लेते हैं, तब पकड़ लाते हैं, तब पता चलता है कि ये फला राग गा रहे हैं। लेकिन ललित, गौड़ मल्हार और पूरिया और बागेश्वरी, इन 4 रागों को उन्होंने गाया था सिर्फ 10 से 12 सेकंड में। मैं समझता हूं कि किसी और गायक के बस का शायद ये नहीं है। ये बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर स्वीकार कर चुके हैं कि 10 से 12 सेकंड में राग के दर्शन करा देना, इट वॉज ओनली रफी साहब कैलिबर। थैंक यू महेंद्र जी। हमने उस पूरे पीस को अपने नौशाद वाले प्रोग्राम में बजाया था। जी जी, जरूर बजाया होगा और वो बजाया इस था लायक और है।
बजाया भी था, उस पर बात भी की थी, और पांडे जी हमारे साथ थे उस दिन, जो हमारे अच्छा, राहुल। केएल पांडे साहब, हाँ वो हमारे लखनऊ के ही हैं। हाँ, तो उन्होंने भी उस पर कमेंट्स भी किए थे और बोला भी था उसके हाँ हाँ। ऊपर। थैंक यू। वो मुश्किल से मैंने टाइम तो नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है 10 से 12 सेकंड ज्यादा के नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि जब मैंने बताया ना कि इंटरमीडिएट तक तो पिताजी ने घर में रेडियो रखने नहीं दिया, जब यूनिवर्सिटी गए तो फिर धीरे धीरे जाना। तो अब सुख हो, दुख हो, मिलन हो, जुदाई हो, हर्ष हो, विषाद हो, कैसे भी हर सिचुएशन के गाने हैं रफी साहब के साथ। तो आपको वो हर दिल अजीज लगते हैं, और जिसको कहते हैं कि किसी भी मूड में आप हों, हर मूड के पास, हर मूड के लिए उनके पास गाने हैं। तो महेंद्र जी, मेरी जिंदगी में तो रोमांस बहुत प्रोमिनेंट रहा है, जी। और मैं तो वो रोमांस सारा रफी साहब से ही ड्रा करता रहा। इम्बाइब करके ड्रॉ करता रहा हूँ, उनके एक एक गाने और एक एक आवाज से, कि हम्म क्या रोमांस हुआ करता था, ये सिर्फ हम्म। रफी साहब ही बताया नहीं, करते। उनके यहाँ क्या नहीं, रोमांस के साथ भक्ति भी है, विषाद और भी तो है। हाँ, सब कुछ है उनकी आवाज हाँ, में, ये एवरीथिंग। यहाँ एवरीथिंग। तक कि उन्होंने मतलब महबूब को गालियां भी दी हैं। हाँ ठीक है, दैट्स ओके। हाँ, वो भी है, बिल्कुल। जी जी। तू मेरी दुश्मनी को तर से। और बिल्कुल। एक गाना उसमें है, फिल्म उसमें, अ, कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, हाँ, और तुम दिल ने फिर मेरे, कोई नहीं, मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। उसका 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 जो है सैड वर्जन भी है। हाँ तो ठीक उसमें उसमें वो है है। निगेटिव वाला सेंस। एक जी गाना था, मुझे याद नहीं आ रहा, 19, ये कपूर साहब बता सकेंगे, मैंने, मेरे पास है ये गाना, 1951 52 का गाना है, या 50 का होगा शायद। अब उसके गाने के बोल थे, अबे जा, हाँ। अबे जा, अबे जा तेरा कहना मान लिया। हाँ, मैंने सुना है वो गाना है कभी। ना? तो वो अबे जा जो स्टाइल है। अब कभी उसको सुनिए, आप कभी हाँ सुनिए, लगता है जैसे ठीक गाली दे रहे हैं। जैसे हम लोग बचपन में लड़के छोकरे छोकरे जा क्या करते थे, अबे जा हाँ। किया कहते थे ना, बिल्कुल रफी साहब ने एकदम उसी तरह उसकी डिलीवरी की हुई है, ऐसा जी कमाल है वो। कभी बजाऊंगा, किसी प्रोग्राम में उसको जी। लेके आऊंगा, बजाऊंगा, बहुत मस्त है वो, बड़ा मजेदार गाना है। नहीं, उनकी हाँ। अदायगी तो मतलब, अब जो जैसे वो भीगी रात में जो गाना है, दिल, अब जिस तरह से उन्होंने दिल कहा है, मुझे लगता है कि सारे गाने का जो मतलब निचोड़ है वो सिर्फ एक शब्द में है, और वैसा दिल कहने वाला, मैं बहुत सारे मेरे ड्रामा आर्टिस्ट आते तो मैं कहता था जरा इस तरह दिल बोल के दिखाइए। कोई नहीं कह सकता, आप ठीक कह रहे हैं पाठक जी। हाँ जी। रमेश जी, आप कुछ कह रहे थे, कपूर साहब, डॉक्टर साहब। एक्चुअली रफी साहब के मुंह से अगर ऐसा शब्द भी निकले, अबे जा, तो सुनने वाला तो निहाल हो जाएगा, वो कहेगा सारी उम्र के लिए तो मुझे इतना बड़ा प्रसाद मिल गया। बिल्कुल ठक्का। वह गाना, अबे जा तेरा कहना मान लिया। हाँ राजा जी, आप कुछ बोलना चाहते थे, आपने हाथ उठाया था। Yeah, I'm listening to this and learning few things. Mahendra ji, you gave a very, very touching tribute to Rafi Saab. Thank you so much. क्या कह रहे हैं संजीव जी, आप, संजीव आहूजा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अनम्यूट कर हाँ लीजिए। सर, मैं ये कहना चाहता था कि, हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि उषा टिमोटी जी भी बताती थी, वैसे मैंने उनके लाइव रिकॉर्ड, जो लाइव उनके प्रोग्राम्स, रिकॉर्डिंग्स में, सॉरी, जो उनके वो स्टेज शोज होते हैं ना, उसमें वो बहुत ही अच्छी अदायगी करते थे, बहुत वेरिएशंस लेकर आते थे रवि साहब, कमाल की। वो कह रहे थे कि रिकॉर्डिंग तो कुछ भी इसके सामने नहीं है, जो एक्चुअली में उनकी अदायगी होती थी ना वहां पर, वो कमाल की होती थी। एक आपको एक्सपीरियंस सुनाता हूँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस याद आ गया मेरे को। मैंने दो हाँ बार बताइए। मैंने 2 बार रफी साहब अच्छा को ऑन अच्छा। स्टेज सुना हुआ है, 1 to 1 ऑन स्टेज मैंने 2 बार सुना रफी साहब को। और एक बार मैं उनसे स्टेज पे सुनने के बाद मैं उनसे मिलने भी गया था, लेकिन वो बैक स्टेज में मिलने के बाद मैंने देखा था कि रफी साहब जो थे वो दीवार से सट कर खड़े थे चुपचाप, और जो भी उनको कहो वो करके ही जवाब देते थे, बोलते तो थे ही नहीं बिल्कुल भी। और कोई बात उनसे पूछो तो उनके जो असिस्ट वो थे, सेक्रेटरी थे, वो जवाब दे दिया करते थे, बोल दिया करते थे। तो हमने थोड़ी देर तो बात की रफी साहब से, फिर वो देखा कि हिजा, और सिर्फ वो शर्मा के मुस्कुरा के हाँ कर रहे हैं, और कुछ करते ही नहीं है वो फिर वो इतना सा उनके मुंह से निकलता था कि अच्छा लगा, थैंक यू, इस तरह बोल देते थे बस। इससे ज्यादा तो बात करते ही, मैंने उनको नहीं सुना इससे ज्यादा बात करते हुए। 2 बार मैंने देखा है उनको स्टेज पर,
लेकिन ये एक शर्माते एक्सपीरियंस बताता हूँ, सॉरी प्लीज, एक एक्सपीरियंस बताऊँ आपको कि ये नेताजी इंडोर स्टेडियम में उनका प्रोग्राम हुआ था 1971 के वॉर के बाद। तो उस नेताजी इंडोर स्टेडियम वाले प्रोग्राम में रूना लैला भी थी जो गा रही थी, तो हमने रूना लैला को भी सुना। तो रूना लैला भी थी, रफी साहब भी थे, और उसके बाद किशोर कुमार ने आना था। तो पहले रूना लैला ने गाया, गाना वाना गा के चली गई वो जैसा उन्होंने गाया था, और उसके बाद हमारे रफ़ी साहब आए, रफ़ी साहब ने गाया। रफ़ी साहब ने जो गाना था समा बांधना था बाया, स्टेडियम में बहुत तारीफ हुई, बहुत तालियां पड़ी उनको। उसके बाद आप बिलीव करोगे कि नहीं करोगे, किशोर कुमार गाने के लिए आए, और किशोर कुमार ने जैसा उनकी एंट्री होती है, अपनी टिपिकल एंट्री वगैरह की, एंट्री करने के बाद वो स्टेज पर आ गए, और स्टेज पर उन्होंने पहला गाना ही चुना, मेरे नैना सावन भादो। और वो मेरे नैना सावन भादो गाते गाते किशोर जी ऑन स्टेज ही कुड नॉट परफॉर्म द वे ही हैज डन इट ऑन रिकॉर्ड। और उनको इतना ज्यादा क्राउड ने बू करना शुरू किया कि आप बिलीव नहीं करोगे। पब्लिक ने उनको बू करना शुरू किया, यहां तक कि उन दिनों में योगिता बाली के साथ था उनकी शादी, तो पब्लिक वहां चिल्लाने लग पड़ी, जा जा योगिता वाली वेट कर रही है, जा घर जा घर जा, हमको रफी साहब चाहिए वापस। दे स्टार्टेड डिमांडिंग रफी साहब अगेन। आई हैव सीन दिस, मैंने ये इंडोर स्टेडियम में एक्सपीरियंस किया हुआ है। आई मीन क्राउड में वो रफी साहब की कमाल जो था ना रफी साहब का, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद मैंने किशोर के और भी स्टेज शोज देखे, कोई डाउट नहीं है कि किशोर कुमार वॉज ग्रेट इन हिज वे वट एवर ही डिड, बट रफी साहब का जो असर होता था ना हमारे ऊपर, सुनने वाले के ऊपर, अगर आप सुनने वाले हैं, आप तमाशबीन नहीं है, आप तमाशा सुनने नहीं गए हैं, आप तमाशबीन नहीं, अगर आप सुनने वाले हैं, तो रफी साहब का जो असर होता था ना, बड़ा कमाल होता था स्टेज पर। हाँ जी राजा जी, क्या, हाँ वेंकी जी क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आपने जब कहा कि बैक स्टेज आप मिलने गए, तो कई लोग मिलने को आते होंगे उनसे, तो उनके पैर छुए बहुत लोगों ने? नहीं, मैंने उन्हें वो छूने नहीं देते थे। छूने नहीं देते? नहीं, जब पब्लिक में ऐसे पब्लिक को आके पैर छूने नहीं देते थे, बस दूर दूर रहने देते थे ऐसे। और ओके। उनके जो सेक्रेटरी थे वो इस चीज का ख्याल रखते थे कि बहुत ज्यादा नजदीक ना आए। हम लोग हाथ मिलाने भी चाहते थे तो रफी साहब नमस्ते करते थे, हैंडशेक नहीं करते थे। मतलब ओके। मैंने नहीं देखा उनको कि वो हैंडशेक करते हैं, तो वो बस नमस्ते किया करते थे हाथ जोड़ के यूं, और मुस्कुराते थे, और सब चीजों में, हाँ सब चीजों में मुस्कुरा के। और आप क्या बात करेंगे अगर आप रफी साहब से मिलने जा रहे हैं, आप क्या बात करेंगे? आप यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छा लगा, मैं आपका फैन हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या बिल्कुल बोलेंगे? यही सब बोलेंगे। और वो ये सब बिल्कुल। सुनते थे और ऐसे ऐसे कर देते थे। हम लोग में से कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ फरमाइश भी कर दी थी कि रफी जी ये सुनाइए वो सुनाइए, तो बस ओके। वैसे ही उन्होंने सर हिला के ऐसे ऐसे कर दिया, मगर और उन्होंने कुछ कहा नहीं। हाँ मनीष जी क्या कहेंगे, बताइए। शर्मा जी, आपने कुछ देर पहले अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे भगवान के साथ आपको ये आवाज जोड़ देती थी। तो मैं भी बस उसी उसी से मिलता जुलता बस कहना चाहता हूँ। कई साल पहले जब मेरे मम्मी डैडी दोनों रफी साहब को सुना करते थे, तो मुझे तो म्यूजिक की समझ नहीं थी। लेकिन एक दिन घर पे अकेले बैठे हुए मैंने अपने डैडी की कलेक्शन से ना किसी की आंख का नूर हूँ, ये मैं 8th स्टैंडर्ड में था, और मैंने वो सुना। और मैं क्यों रोया, कब तक रोया मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद मेरा रफी साहब से जो प्यार है वो कभी गया नहीं। आई एम सॉरी, मैं आपको शायद इमोशनली थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, आई एम सॉरी अबाउट इट। ठीक यू है। आर लाइक, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे करके रफी साहब के गाने मैंने सुनना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में, मैं जहां भी जाता, जो भी सिचुएशन में होता, उनकी आवाज, वो गाना खुद ब खुद गूंजते रहता था। इसी तरह से मैं आपको कहूँ, जब मेरा पहला पहला प्यार हुआ था, वो लड़की बिल्कुल मेरे अलग कास्ट की, तो छत पे पहली बार जब मैंने उससे बात की थी, तो मैंने उससे कहा था कि मैं आज तुझसे एक वादा करना चाहता हूँ, और वो गाना रफी साहब का था, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। उस वो म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं था उसका। मैंने पूरा गाना अपनी बेसुरी आवाज में उसको गा के बताया, फिर रफी साहब वाला वर्जन मैंने वॉकमैन से उसको सुनाया। मैंने बस उससे पूछा क्या समझ आया तुझे, बोलती मुझे ज्यादा नहीं समझ आया, बस मुझे इतना अच्छा लगा कि ये आदमी जब ए मेरे जीवन साथी, ओ मेरे जीवन साथी बोलता है, बस मुझे लगता है प्यार यही होता है। तो बस मैं यही कहना चाहता वाह। हूँ। खैर वो मेरी जीवन साथी तो नहीं बनी, लेकिन रफी साहब मुझे पता है वो मेरे जीवन साथी हैं। और जिंदगी के बाद भी जब तक मैं हूं तब तक रफी साहब और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये आवाज हमेशा है और हमेशा रहेगी, चाहे
कोई भी फीलिंग हो, ही इज ऑलवेज देयर टू जस्टिफाई इट, बस वही है। मैंने भी रफी साहब के गाना गा के ही जीवन में रोमांसिंग की हुई है। वही की हुई है। थैंक यू, थैंक यू सो मच शर्मा जी। थैंक यू आप जो कर रहे हो ना, आप मतलब हमारे लिए, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस मैं आपको दिल से दुआ दे रहा हूँ सबकी तरफ से, सारे म्यूजिक, और रफी साहब का खूब खूब आशीर्वाद आपके सर पे बना रहे, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। ओह थैंक थैंक यू यू। सो मच। क्या कह रहे हैं संजीव जी? हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जो लोग, जिन लोगों ने उनको सुना है तो वो लाइव, तो वो बताते हैं कि वो वैसे तो कितने शर्मीले थे और बिल्कुल बात नहीं करते थे, लेकिन जब जब वो माइक के सामने होते तो कहते हैं शेर की तरह दहाड़ते थे, ऐसा बिल्कुल सुना है बिल्कुल हमने सच कि बात है ना, बिल्कुल सच है ना ये कि शेर माइक के सामने तो कोई सोच ही नहीं वो सकता कि वो जब कैसे मैं दहाड़। बताऊं, हाँ शैलेंद्र सिंह को जब मैं मिला था, हाँ जी। शैलेंद्र सिंह को जब पर्सनली जब मैं मिला था, तब नॉर्मली मैंने बात की थी कि भाई आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएं रफी साहब और किशोर कुमार के बारे में। तब उन्होंने बताया था कि रफी साहब के बारे में तो ऐसा था कि मेरे बाजू में रह के खड़े होके गाते थे, अब मुझे लगता, मुझे खुद को उनकी आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन जब बाहर स्पीकर में जब मैं सुनता था तो शेर की तरह आवाज आती थी। अब पता नहीं वो क्या क्वालिटी थी उनकी वॉइस में। और आपने ये जो मेडिटेटिव वाली बात कही उसके बारे में मैं बताऊं तो मैं तो कभी रात के 9 बजे के बाद रफी साहब के गाने सुन ही नहीं पाता, क्योंकि एक दो गाने सुनता हूँ मुझे नींद ही आने लगती है, इतना रिलैक्स फील होता है। आइए अगले गाने पे आ जाते हैं। मैंने बताया था आपको मजरू का गाना है ये, और इसके 4 अंतरे हैं और बड़े प्यार से सुनिएगा। पूरा गाना 7 मिनट का गाना है। थी आबाद जिनसे चमन की गली, वो लेकर गए ख्वाब की हर कली। ये गाना सुनिए। इस गाने के अंदर, इस एक गाने के अंदर रफी साहब के आवाज के आपको इतने ज्यादा टेक्सचर सुनाई देंगे ना, इतनी वेरिएशन सुनाई देगी इसके अंदर, आप सोच नहीं सकते। ये कोई बना ही नहीं सकता, कोई गा ही नहीं सकता। आइए सुनते हैं मजरू साहब का लिखा हुआ गाना R.D. बर्मन की धुन में। इंजॉय करिए उस गाने को। बहुत ही खूबसूरत गाना है ये, बहुत खूबसूरत। पूरा मन लगा के सुनिए इस गाने को। आइए। जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे। हमारे लिए तो आसमान रफी साहब थे, जिनको जमीन खा गई। खैर, एक जगह आपने नोटिस किया होगा, पहले अंतरे के बाद पले थे जो आ, कल रंग में फूल में, वहां रफी साहब जब रिपीट करते हैं लाइन को तो वो कहते हैं पले थे जो कल, के बाद वो पले के बाद रुक जाते हैं, फिर वो दोबारा लाइन को शुरू कर देते हैं पले थे जो कल। अब ये अगर आप गाना सुनेंगे एंड द वे ही डज इट, जैसे आप रफी साहब ने इस चीज को निभाया है, आपको सुन के लगेगा कि शायद उनको लगा होगा कि आई प्रॉब्ली आई एम नॉट सपोज टू रिपीट द लाइन वन मोर टाइम। तो पले बोल के शायद वो उन्होंने बर्मन, R.D. बर्मन की तरफ देखा होगा और बर्मन दा ने उसको इशारा किया होगा, एंड ही कैरीड अगेन, दोबारा उन्होंने उसको पिक करके गा लिया। इट लुक्स जस्ट लाइक दैट। व्हाट इज द रियलिटी आई डोंट नो, आई एम जस्ट मेकिंग अ गेस, बट इट जस्ट लुक्स लाइक दैट कि रफी साहब ने ऐसा ही किया होगा। एक आपको एक आपको गाना अगली बार सुनाऊंगा जब मैं GS कोहली पे बात करूंगा अगले प्रोग्राम में।
तो इसी तरह एक रफ़ी साहब का एक टुकड़ा सुनाऊंगा आपको, जिसमें रफ़ी साहब की बड़ी एक ऑडिटी सुनाई देगी आपको, विच इज़ ब्यूटिफुल. आई विल प्ले दैट टू यू नेक्स्ट टाइम व्हेन आई प्ले माय जीएस कोहली प्रोग्राम ऑन 3rd of June, 3rd of January. खैर, आपने गाना सुना ये, और सुन के देखा आपने कि कितना कितना रफ़ी साहब का इसके अंदर अंदाज है, और कितनी उनकी अपनी कमाल है और खूबी है इसके अंदर. एक ही गाने को सुन के लगता है कि आई मीन एवरीथिंग ही हैज पोर्ड इनटू वन सॉन्ग. उनके वोकल्स में जो भी होना चाहिए था इस गाने में आ गया. और क्या इमोशन है हमारा. मजरू साहब ने क्या लिखा हुआ है इस गाने को, वाह. एंड व्हाट अ लवली R.D. बर्मन स्कोर. अब मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, कई जगह आप लोगों ने R.D. बर्मन ने ये किया, R.D. बर्मन ने वो किया, रफ़ी साहब का करियर खराब कर दिया, बहुत कुछ सुना होगा आपने, पढ़ा होगा लोगों से, बहुत बोलते हैं फालतू बातें. कहीं आप सोच सकते हैं इस गाने को सुनकर कि कोई भी रफ़ी साहब और R.D. बर्मन के बीच में किसी भी किस्म का कुछ रहा होगा अदर देन मोहब्बत या रिस्पेक्ट? आपको लगता है सुन के? बिल्कुल या नहीं। या आपको वो सुन के लगता है क्या हुआ तेरा वादा? कहीं पर आप सोच सकते हैं कि रफ़ी साहब, क्या ये लोग, मैं तभी कहता हूं ना कि जितनी मर्जी बातें करने दीजिए जमाने को, बस बस बातें ही बातें करने दीजिए, उनके बिलीव मत करिए. दे आर ऑल गॉसिप्स, दे आर ऑल यूजलेस गॉसिप्स. उन पे बिल्कुल ध्यान मत दिया करिए. संजीव जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए. संजीव जी, अच्छा वो अनम्यूट नहीं कर रहे. एनीवे, मैं अपने लास्ट गाने पे आ जाता हूँ, आज के गाने पर, जो मेरा गाने का, हाँ निरंजन जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? ना, ये गाने के बाद बोल, लास्ट सॉन्ग के बाद बोलता हूँ। अच्छा, इसके बाद बोलेंगे? हाँ हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं. लास्ट गाने पे आ सर, जाता हूँ, जो मेरा, हाँ कौन बोल रहे हैं? मनीष बजाज बोल रहा हूँ सर. हाँ मनीष जी. जस्ट बिफोर आप ये R.D. बर्मन की बात से मैं मुझे एक बात याद आई है, मैं शेयर करना चाहता हूँ. क्योंकि लोग अक्सर बहुत कुछ बोल जाते हैं बिना जाने. तो मुझे किसी ने, जो रफी साहब के बहुत बड़े फैन है ये मैं जानता हूँ, बट उन्होंने मुझे ये बताया था कि R.D. बर्मन ने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में एक इंटरव्यू दिया था जो उनकी फ्रेंड को दिया था. और उस वीडियो में उन्होंने बोला कि मुझसे जिंदगी में दो गलतियां हुई हैं. एक मेल सिंगर थे जिनसे मैंने बहुत कम गाने गवाए, और एक फीमेल सिंगर से मैंने बहुत ज्यादा गाने गवाए. ये मेरी जिंदगी की मिस्टेक है और ये मानता हूँ. तो मैंने उनसे इतनी रिक्वेस्ट की कि इतना जो R.D. बर्मन साहब के बारे में बोला जाता है या रफी साहब और उनके बारे में बोला जाता है, और आप अगर रफी साहब के फैन है तो ये वीडियो आपको दुनिया के सामने लाना चाहिए. मैंने बहुत रिक्वेस्ट की बट वो वीडियो कभी नहीं आया. तब से मैं एक बात समझ गया, जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स या उसके साथ कोई सबूत नहीं है तो बिना मतलब के हमें बातें ना करनी चाहिए, ना मानना चाहिए उन्हें. R.D. बर्मन साहब 70s में कुछ नया साउंड लेकर आए, कुछ नया करना चाहते थे. ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्रिएशन उनकी है कि वो किसे लेना चाहते, जिन्हें जिन्हें वो समझते हैं कि वो उस साउंड के साथ जस्टिस कर पाएंगे. तो विच इज फेयर इनफ. बट रफी देखिए साहब को मनीष कभी जी, भी पूरी तरह से उन्होंने छोड़ा तो नहीं, कभी भी नहीं, मैं आपको एक बात जाते बताता जाते. हूँ, सुनिए. मैं आपको एक वन ऑन वन पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. जी. तो मैं गया हुआ था कला मंदिर कलकत्ता में, एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें इन्होंने इश्क 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 का प्रोग्राम के गाने लॉन्च किए थे. तो ओके. उसमें उषा उत्तुप स्टेज पर थी और गाने गा रही थी, और भी लोग थे, और R.D. बर्मन गा स्टेज पे थे, और देवानंद स्टेज पर थे, और जीनत अमान को मैंने नहीं देखा, पर थी शायद, वो आई थी, पर मैंने, याद नहीं मुझे. लेकिन उस समय वो स्टेज के ऊपर इश्क 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 के गाने और LP रिकॉर्ड लॉन्च हुआ था, एंड हम पागल थे, बहुत अच्छा लगता था हमको वो रिकॉर्ड. बिल्कुल. आई लव्ड एवरी सॉन्ग ऑफ दैट फिल्म इश्क इश्क इश्क. सेम है, सेम है. एनीवे, एनीवे, तो वो गाना प्रोग्राम हो गया, होने के बाद प्रोग्राम खत्म हो गया, खत्म होने के बाद लोग निकल रहे हैं बाहर हॉल से. तो R.D. बर्मन चोज टू वॉक थ्रू द एल. वो पब्लिक ओके. के बीच में आयल में से चल कर आए और चल के जा रहे थे. तो हम लोग खड़े हो गए उनको देख के, सब देखने के लिए. तो हमारा एक सर्कल था, मतलब 2-4 लोगों का, लड़कों का, खड़े थे वहां पर. तो R.D. बर्मन जब वहां से गुजरे तो हमारे में से एक लड़के ने, मतलब उसको हम लोग बंगला ही बोलते थे, तो बंगला में ही बात की उनसे. तो बंगला में उनको पूछ लिया कि पंचम दा, ऐसा क्यों है कि आप किशोर कुमार को ज्यादा फेवर करते हो, हम प्रमोट करते हैं? ये पूछ लिया एक लड़के ने वहां पर. आर डी अच्छा. R.D. बर्मन सर्कल के बीच में खड़े हो गए.
खड़े होके उन्होंने इधर उधर देखा और आप बिलीव करोगे उन्होंने अपने हाथ को यूं मेरे हाथ के ऊपर ऐसे रखा, मेरे हाथ पे उन्होंने अपने हाथ को रखा। आई स्टिल फील द टच इन माई हैंड्स, आई स्टिल फील इट। ऐसे करके हाथ को रखा और बंगला में उन्होंने जवाब दिया कि मेरा या मेरे फादर का क्या नफा नुकसान होता है, हमको क्या आता जाता है जिंदगी में कि रफी साहब नंबर 1 हो या किशोर नंबर 1। बोलते वाई मस्ट वी हैव टू प्रमोट समबडी एंड नॉट, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू अस। हम गाना मूड से सेलेक्ट करते हैं, जिस गाने में जिस सिंगर का मूड होता है हम वही सेलेक्ट करते हैं। वी डोंट प्ले एनी पार्टीशन, किसको फेवर करना, हम लोग ये नहीं करते। ये राहुल देव बर्मन के मुंह से निकले हुए वर्ड्स हैं सर, और मैं समझता हूं कि ये पत्थर की लकीर है बस। इसके बियॉन्ड उनके ऊपर कोई इल्जाम लगाना, झूठ बोलना सब छोड़ दीजिए। और डोंट बिलीव एनीथिंग दैट पीपल से। नहीं, आई डोंट बिलीव। मैं एक बस लास्ट बात आपसे, उसी बंदे ने मुझे जगजीत सिंह के बारे में बताया था कि उन्होंने रफी साहब के बारे में ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी गलत बातें कही थी। आप मानेंगे नहीं, मेरे पास जगजीत सिंह की सारी कलेक्शन थी और मैं इतना इमोशनल था, मैंने वो सारी सीडीज अपने घर से उठा के फेंक दी थी जिन्हें मैंने बड़े प्यार से ये किया था। जब मुझे मैच्योरिटी आई तब मुझे समझ आया कि मैंने बिना सोचे समझे, बिना जाने मतलब मैंने ऐसे विश्वास कर लिया, क्योंकि मैं रफी साहब की इतनी इज्जत या इतना प्यार करता था कि कोई भी उनके बारे में कुछ गलत बोले तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, जैसे किसी ने मेरे माँ बाप के बारे में बोल दिया। वही मैंने बोला ना, यू डोंट बिलीव दीज थिंग्स। हाँ संजीव जी, आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए सर। लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा आपको एज ए डेविल्स एडवोकेट बात करना चाहता। लेकिन आपने ये भी बोला था ना कि जो बांग्ला ये म्यूजिशियंस हैं ये लोग लाइक नहीं करते थे पंजाबी लैंग्वेज को और उनके सॉन्ग्स, मतलब उनके स्टाइल को, जैसे मोहम्मद रफी को भी। ये भी आपने उनको पहले गाने सुन लेने चाहिए। मैंने ये बात की थी अबाउट अनिल बिस्वास एंड सलील चौधरी, और वो बातें फिर कभी कर लूंगा। आज इसके बारे में टॉपिक में करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं, आप सुन सकते हैं उसके बारे में। हम अपने आखिरी गाने पे आते हैं अभी, फिर उसके बाद बात कर लेंगे खोल के। आखिरी गाना वही है, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, और ये गाना आप सुन लीजिए। ये भी असद भोपाली का लिखा हुआ गाना है और म्यूजिक गणेश का है। मैंने पिछली बार आपको प्रोग्राम में कहा था कि मैं गणेश का एक गाना रिजर्व करके रख रहा हूँ अगली बार के लिए। ये वही गाना है जो मैंने रिजर्व करके रखा था। बहुत ही फ्लॉप फिल्म थी, एक नारी दो रूप, लेकिन म्यूजिक अच्छा था, बाकी गाने भी अच्छे थे इसके। खैर, इसको आप सुनिए कि असद भोपाली ने क्या लिखा है। अक्षर अक्षर सत्य, वर्ड टू वर्ड वही है। क्या बोलते हैं, लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा। है ना परफेक्टली करेक्ट? यही है ना आज रफी साहब की बात, करेक्ट बात है कि नहीं है? कि हम उनके गीतों का खजाना तो ढूंढते ही हैं, लेकिन उनके दिल की आग भी तो हमारे अंदर बटी हुई है ना, हम सब के अंदर। उसी ने तो हमको मिला के यहाँ बिठाया हुआ है ना आज उस प्रोग्राम को सुनने के लिए। मेरा ये फाइनल जो है डेडिकेशन टू रफी, उसका फाइनल गाना आज सुन लीजिए, इसको एंजॉय करिए। इस पर फिर और बात करते हैं। साथी मुझको याद करेंगे भीगी भीगी शामों में। हम उसको भीगी शाम, हम तो हर समय याद करते हैं उनको, हर मोमेंट उनको याद करते हैं। आइए रफी साहब का ये गाना सुनते हैं, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है असद भोपाली का। आइए, लेट्स एंजॉय दिस। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। मुझको मेरे
थैंक यू वेरी मच। मैंने आज रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट पे की है इन गानों के द्वारा, और वो भी वो इमोशंस दिए हैं आपको लिरिक्स के अंदर जो हमारे इमोशंस रफ़ी साहब के लिए होते हैं। मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा, हम तो ढूंढ ही रहे हैं उनको तब से। और मैंने बहुत इमोशनली इसको सेलेक्ट करके आज आपके लिए प्रेजेंट किया है गानों को। ये गाने जब मैं सुनता हूँ पता नहीं कितनी बार आंखों से आंसू आते हैं, कितनी बार रोता हूँ, कोई ठिकाना नहीं इस बात का। खैर, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। मुझे एनी जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या बात करनी है। सॉरी, आपका कमेंट निकल गया, चला गया यहाँ से। मुझे 1 on 1 कमेंट करके बता दीजिए आप क्या बोलना चाहती हैं, मैं समझ जाऊंगा। सॉरी अंकल, अब गाने हो गए तो मुझे जाना था इसलिए। हाँ कोई बात नहीं बेटा, आप चले जा सकते हो। ओके, थैंक यू अंकल। नो नमस्ते। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नमस्ते। पांडे जी, आप बहुत थैंक यू लेट एनी जी। ज्वाइन, एनी आपने जी, बहुत। थैंक यू वेरी मच। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? गुड्टू जी, हाँ बताइए गुड्टू जी, क्या कहेंगे? मैं अनम्यूट हूँ क्या? देखता हाँ गुड्टू जी हूँ। बोलिए, चलो मेरा। बोलेंगे। अच्छा, नहीं मैंने आपको बोला बाद में बात करूंगा, बिकॉज आई डिडंट वांट टू ब्रेक दिस लिंक ऑफ मोहम्मद रफी, बट आप सुनाई देते? हाँ सुन रहा हूँ, बताइए। अच्छा, नहीं नहीं, right in the beginning he told about the two singers, that is Rafi Zia or Saigal Sir, and the connect with God between, they were the mediators to you. Now this music director Snehal Markar he was familiar to us, and he was also a very great fan of Saigal Sir, बहुत बहुत बड़ा fan, and वो भी ऐसा पायस आदमी थे, वो सिर्फ भजन करते थे वो बॉम्बे नेक्स्ट में। तो उन्होंने बताया था कि एक रिकॉर्डिंग था साइकिल का, इट वाज आई फॉरगॉट द सॉन्ग, but it was one of the most landmark songs of Saigal. Now you know that Saigal used to love his whiskey, and he used to be left in the room whenever he used to be ready. He used to be called and he used to sing. तो वो गाने का टाइम ना, he had a bit more than what is required. तो उनको लगा कि आज गाना रिकॉर्डिंग नहीं हो, लेकिन वो बोलता नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैं करूंगा। He took 2 hours, but when he came, एक take में पूरा गाना खत्म हो गया, and he went to. मगर उस टाइम when he started singing, उनके माथे पे ऐसा एक ऑरेंज लाइट आया, एंड इट स्टार्टेड ग्लोइंग, और वो लाल हो गया। फिर गाना जैसा खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, एंड दैट इज व्हाई ही बिलीव्स दैट देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन साइकिल एंड गॉड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनीबडी वांट्स टू से समथिंग? पांडे जी, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया हमको आज। वी मिस्ड यू रियली, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपको। आप म्यूटेड हैं पांडे जी, आप म्यूटेड हैं। आप म्यूटेड हैं पांडे जी। हाँ हाँ, हाँ सॉरी। बताइए। आज कुछ ऐसे लोग घर में आ गए और मुझे बिल्कुल मेरे ध्यान से उतर गया। सो लॉस इज एंटायरली माइन, बट मैं पूरा अभी बैठ करके पूरा मैं सुनूंगा, और आई डेफिनेटली सी द जवाब डालेंगे। एंड लास्ट वाला गाना मैं सुन सका, और बहुत अच्छा जो आपने उसको पढ़ के सुनाया, तो उसमें सब चीजें और ज्यादा अच्छी तरह से लगी। रफी साहब तो हमारे ऑल टाइम फेवरेट हैं, क्या कहा जाए। खूब आज दिन भर मैंने सुने हैं उनके गाने, और सो गुड। अभी सुनूंगा, आपका प्रोग्राम पूरा सुनूंगा। देखिए, वेंकी जी हैं, सच है, रफी, आप सभी तो सब रफी के फैंस हैं। वेंकी जी को मैं तो सुपर फैन मानता हूँ, माय गॉड। ओह, तो बहुत 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 अच्छा। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। सीता जी, थैंक यू वेरी मच। जिसने प्रेज किया, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, और कोई कोई क्लोजिंग कमेंट्स कुछ और कहना चाहते हैं? फिर मैं हरदीप जी पर आऊंगा। हरदीप जी क्या कहना चाहेंगे, ये भी सुनेंगे लास्ट में। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? मैं भी सर, नमस्कार। रमाकांत जी नमस्कार बताइए। सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत जज्बाती प्रोग्राम आपने दिया और हम सबको भी आपने जज्बाती बना दिया।
बहुत अच्छे गाने भी, आपका चयन भी बहुत अच्छा था, क्योंकि इन सब के बोल आपके थीम से बहुत मिलते थे कि वी मिस हिम, वी विल कंटिन्यू टू मिस हिम टिल आवर लास्ट ब्रेथ. So that was the gist. So that was expressed beautifully through these songs. Thank So बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके सर. यू जी, थैंक यू सुधाकर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. हाँ जी, हाँ जी, हरदीप जी. हरदीप जी. थैंक यू गांधी जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू. Piyush, can I make a request? हाँ हाँ, बोलिए ना सीता जी, बताइए. How about having one more session on Rafiji? Because there are so many songs that we would love to have, and it's never enough. I mean, Well, to say the least, it's never enough. Sita ji, I told you that I had prepared a whole program on Rafi and C. Ramchandra songs from the early period of his life. And I'm going to present that program one of these days. And when I'm going to talk about G.S. Kohli in my next program, you will have enough Rafi there also. Probably even then I might ask for one more then, session. and there'll You be never more, know. and there'll be more Ravi. I'm going to give you one program on Ravi and Rafi also. That will be too That good. I have already committed. So Rafi ki Great, tribute- great. And I'll Thank request you, you, sir. sir. हाँ बताइए. Rafi, sir, Rafi and Madan Mohan also. हाँ I जरूर, think that will be a जरूर, perfect, Oh my God. perfect combination. जरूर, That's a जरूर, deadly combination, yeah. जरूर, Deadly command, undoubtedly. जरूर. Why not? Why not? They are so लगता lovely. है पूरा सेशन, पूरा आप एक साल का सेशन ही कर दीजिए अलग अलग कंपोजर्स के साथ. Entire year is dedicated to Rafi. 20 2025. अलग अलग कंपोजर्स के साथ. हाँ जी, जमुना. Not a bad idea actually, yeah. जमुना जी क्या कहेंगी, बताइए. सर मैं क्या बोलूं, रफी साहब तो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है. किसी भी फील्ड हो, कैसा भी हो, रफी साहब यूनिक है, उनके जैसा कोई नहीं है. मेरे बहुत फेवरेट है. थैंक यू सो मच. सारे गाने बहुत अच्छे, और एक एपिसोड तो सच में जैसे सबने कहा, इट्स नॉट सफिशिएंट, नॉट इनफ एट ऑल. हर म्यूजिक डायरेक्टर का अलग अलग भी आप करते रहेंगे तो बहुत से गाने मिलेंगे उसमें, हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ पुराने. बिल्कुल तो सच में मिलेंगे, कोई बहुत डाउट, मजा नो आया. डाउट, नो डाउट मिलेंगे, हाँ, बिल्कुल मिलेंगे. सही. हाँ जी. Just name it and he's there. Any music director is there. रफी साहब के साथ में बहुत ही सुंदर गाने हैं. बहुत मजा आया सर. थैंक यू जमुना जी. इमोशनल कर दिया थैंक यू एक्चुअली. सो मच. थैंक यू जमुना जी. थैंक यू. हाँ जी. देखिए, सबके दिल की एक ही आवाज है, अभी ना जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं. बिल्कुल यही आवाज है दिल की. सच कहा आपने डॉक्टर साहब, बिल्कुल यही आवाज. नो डाउट अबाउट दिस. हाँ जी हरदीप जी, वेट कर रहा हूं आपके लिए. नहीं है शायद, या सुन नहीं सक रहे. आप सुन पा रहे हैं Always मुझे, last- पीयूष जी? कौन बोल रहे हैं? मैं वेंकी बोल रहा हूँ. हाँ वेंकी जी बताइए. हाँ, तो इसी सीरीज में आप जो आज गाना बजा रहे थे, आई थिंक फिल्म किनारे किनारे का जयदेव जी का कंपोज किया हुआ एक गाना है. हाँ जी. which is not very well known. जो भी किनारे किनारे के गीतों के बारे में बात करते हैं, ये गाना उनके जिक्र में होती नहीं है. तेरी वो ये गाना तस्वीर, है, तेरी देर तस्वीर. न होगी जिस दिन की, ओ, जब चल 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 होगी. होगी, चल 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 होगी. So this is so this thing, you know, like एक Beautiful. पल में हम यहाँ से स्विच ऑफ हो सकते हैं. ये this is so well driven by Rafi साहब into our heads, that song. वही है ना, जब लाद चलेगा इतना दम ब्यूटीफुल जरा. गाना है, इतना ब्यूटीफुल गाना है. आई थिंक इट्स उषा मंगेशकर एंड रफी साहब, हाँ, ठीक इफ आई रिमेम्बर. Yes. बहुत जयदेव बढ़िया का, गाना, जयदेव का म्यूजिक है. जयदेव जी किनारे का. किनारे का बहुत हाँ. खूबसूरत गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है. हाँ बताइए, और कोई बात कहनी है किसी ने? अभी भी हरदीप जी शायद अभी भी नहीं सुन रहे हमको. तो एनी क्लोजिंग कमेंट्स एनीबॉडी वुड लाइक टू मेक? जिस गाने का जिक्र अभी हुआ, किनारे किनारे का, तो मैं जिन दिनों रेडियो में काम करता था, तो मैं चूंकि बहुत लंबे अरसे तक प्रोड्यूसर भी रहा, तो मैं एक प्रोग्राम करता था सुबह सुबह, जागो जिंदगी, और मैं लाइव करता था सुबह. तो उसमें
ये सारे जो गाने हैं कॉन्शसनेस सॉन्ग्स के नाम से मैं उनको लेता था, रफी साहब के जैसे जो देर न होगी पल छिन के जिस दिन पल चल 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 होगी, जाएगा जब यहाँ से एक दिन, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो कहीं लोगों को उदास करने का या सुबह सुबह लोगों को इस तरह के जो मतलब गाने सुना के ये नहीं था, लेकिन कुछ एनेक्डोट्स ऐसे, क्योंकि क्या है कि आप किसी से यूं कहो, अब देखिए हमारे यहाँ कहा गया सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो धर्म पर चलो, ऐसे कहने से जरा सूखा सूखा लगता है। तो जब किसी कहानी के माध्यम से कोटेड पिल के तरह से जब आप एक बात बताएंगे और उससे बिफिटिंग एक गाना देंगे, तो वो बात जो है बड़ा माकूल आती थी। और वो प्रोग्राम इतना पॉपुलर हुआ था कि मैं जिस शहर में था उस शहर के जेलर साहब ने बाकायदा बुला करके सारे जो जेल के उनके बंदी थे उनके सामने मेरे 1 घंटे का लेक्चर करवाया। बोले साहब ये गाने आप लाते कहाँ से हो? तो मैंने कहा साहब ये गाने ढूंढने पड़ते हैं, और ढूंढने नहीं पड़ती हैं, बस खोज के निकाल के लाना पड़ता है। इतना पॉपुलर वो प्रोग्राम था। आज भी मेरे पास उसके 40-50 एपिसोड्स की रिकॉर्डिंग कहीं होगी, और उसकी बार बार फरमाइश आती है। पिछली बार जो मैंने पिछला प्रोग्राम किया था लेसर नोन म्यूजिक डायरेक्टर्स का, जी उसमें मैंने वो गाना यूज किया था आंखें देखी का, उठ जाग मुसाफिर भोर में, जी जी जी, मैंने सुना था वो प्रोग्राम रफी आपका। साहब हाँ का। हाँ, उस तो इस गाने टाइप को के। उस गाने को सुन के आदमी उसमें डूब जाता है बिल्कुल जी पूरी जी तरह। जी। उससे उभरना और बड़ा मुश्किल होता है, कितना कमाल है वो। हाँ, अब वो प्रोग्राम इतना एक साहब तो एक बार मिले मुझे, तो पता लगा कि वो बरेली से पीलीभीत जाते थे। ही वॉज प्रिंसिपल देयर इन आयुर्वेदिक कॉलेज। तो बोले साहब आपका प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही मैं घर से रवाना होता हूँ। संजीव जी क्या कहना जी। चाहते हैं आप? सर मेरी तो बस एक ही तमन्ना है, वो शायद वो जो आप जैसे आप करते हैं ना, दिल की आवाज जो है, वो है कि हम किसी तरह से रफी साहब को मिल सकें, उनको देख सकें, जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसी एक तमन्ना है जो दिल में हमेशा टीस जिसकी रहेगी सारी उम्र, कि उनसे एक बार मिल पाते, अक्सर काश उनसे एक बार उनको देख पाते, उनको उनके पैर छू पाते, उनको उनको एक बार उनसे बात कर पाते, कुछ उनके हाव भाव असल में देख पाते, तो मैं जिंदगी भी कई सफल हो बार जाती। सोचता हूँ अगर सपने में भी आ जाएंगे तो अच्छा होगा। मुझे तो उनसे कुछ जलन होती है कि जो लोग उनसे मिले हैं, उनसे जलन भी बहुत होती है। ऐसे यहाँ जैसे आपसे, आप उनसे मिले हैं, हमें लगता है कि आप बहुत खुशकिस्मत है। अब अगले जन्म में पूरी होगी ये तमन्ना। आप तो सर बहुत ही खुशकिस्मत है, आप उनसे मिल आस को पाए। आस को रखिए अपने मन में, और क्या है। मैं ये कर लेता हूँ, जो भी मुझे ऐसा शख्स मिलता है जो रफी साहब से मिला हुआ है, मैं फौरन उसके पैर छू लेता हूँ। ना ना अभी अभी इसी हफ्ते मुझे एक मिले, मेहता नाम है उनका, यहाँ पर हमारे यहीं पर रहते हैं। कोइंसिडेंटली हमारा मिलना हुआ, हमारे किसी शो में आए थे। तो उन्होंने बताया वो पंजाब से इंजीनियरिंग करने के लिए मुंबई आए थे, और उन्होंने रफी साहब को लाइव सुना, जैसे शर्मा जी ने सुना है, खुशकिस्मत है। उन्होंने लाइव सुना और वो रफी साहब के घर 2 बार गए थे। तो रफी साहब ने बड़े, और जब वो हम मुझे बता रहे थे तो उन्होंने जिस तरह से रफी साहब को मिमिक किया, मतलब जैसे वो बात करते थे बहुत सॉफ्टली, तो बिल्कुल मुझे लगा, मतलब अब मैं बता नहीं सकता, मुझे लगा सचमुच रफी साहब बात कर रहे, क्योंकि वो इतने अच्छी तरीके से उन्होंने बताया। और बोला कि रफी साहब ने पूछा क्या करते हो, पंजाबी में बात की, और पूछा क्या करते हो, तो उन्होंने बताया इंजीनियरिंग। तो रफी साहब ने उनको एक सलाह दी कि भैया ध्यान जो है ना इंजीनियरिंग पे, पढ़ाई पे ज्यादा लगाना, इस तरफ थोड़ा कम लगाना। ये रफी साहब की सलाह थी। तो अब मेरी उनसे पहली बार ही मुलाकात हुई, और 23 दिसंबर को वो एक अपने सोसाइटी में हर साल की तरह प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां पे मुझे बुलाया है। मतलब ये उनका प्यार, रफी साहब जो रफी साहब से जुड़े होते हैं ना, वो एक दूसरे से पता नहीं उनका क्या कनेक्शन बन जाता है, एक प्यार। जैसे शर्मा जी, मैं आपको देखता हूँ तो मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई अपना रिश्तेदार मिल गया है, मतलब जो मैं बता नहीं सकता आपको। एंड थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड कि मैं आपसे जुड़ा हूँ। बस ऐसा ही लगता है मेरे को, सब अपना परिवार ही लगता है, जब बिल्कुल हम बिल्कुल बात भी बिल्कुल। करते हैं तो अपना परिवार ही लगता है सारे। ये रफी साहब के मजार पे भी जब आप जाओगे, जब हम फूल चढ़ाते हैं रफी साहब के मजार पे हर जुलाई में या दिसंबर में, आप जाके कौन किससे बात कर रहा है, कौन कहाँ से आया है, किसका क्या मजहब है, कोई क्या काम करता है, कोई बेस्ट में बीएसटी में ड्राइवर है, कोई सिंगर है, लेकिन सब एक दूसरे से यूं जुड़ जाते हैं, वहां पे बातें होती है और इतना प्यार होता है ना वहां पे। मैं तो बस यही आशा करता हूँ सब जगह बस प्यार ही प्यार हो, जैसे रफी साहब के गानों में है।
ठीक है, सीता जी क्या कहेंगी बताइए। No, sir, that was a mistake. Sorry. Sorry, I Okay. just wanted to thank you. That's it. Yeah, they were talking about feeling related, a connectivity. Connectivity happened when you started talking about Hemant Kumar, and then, like one of our colleagues said, it's like knowing Hemant Kumar ji personally, same way as we feel about Rafi being connected, but through you. So blessed to be connected with you on this platform. It's indirectly connecting us with our own dear singers. Yes, thank you so much. थैंक यू Truly सीता blessed. जी, थैंक यू सो मच सीता जी, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, माय प्लेजर। चलिए फिर अगली बार मिलते हैं 3 जनवरी फ्राइडे को, सेम टाइम, सेम लिंक। और आपने अगर मेरे से कनेक्ट होना हो तो मैंने फ़ोन नंबर शेयर किया है आप सबके साथ, 4165778178। आप लोग उस पर कनेक्ट हो जाइए अगर कनेक्ट होना है तो। और अगला 3 जनवरी का प्रोग्राम GS कोहली का प्रोग्राम है, उसमें कोहली साहब की बात करेंगे और कोहली साहब के गाने सुनेंगे, ठीक है। और उसके बाद 17 जनवरी ऑलरेडी मैंने कहा हुआ है कि मैं सहगल साहब पे प्रोग्राम करूंगा, KL सहगल पे। और 31 जनवरी को मैं प्रोग्राम करूंगा सुरैया पे, सुरैया और गुलाम मोहम्मद के म्यूजिक पर। तो दीज आर ऑल वेरी क्लोज टू माय हार्ट, सब मेरे दिल के बहुत नजदीक हैं, तो मैं इन पर प्रोग्राम करूंगा। राजा जी कुछ कहना चाहते हैं बिफोर वी गो? Sure. Thank you so much, and Happy New Year in advance. So, with best of wishes from Vancouver, Canada, to everybody. Thank you. God bless. सबको नए साल की Sir, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बधाई। sir, sure, Happy New Year. हाँ रिया जी क्या कह रही हैं आप, बोलिए। आई वाज Sorry, वेटिंग टू हियर। I was in the morning times a little busy for me. I'm always driving and stuff, so I couldn't acknowledge your earlier comment about the time stamps. So it was my absolute pleasure. Actually, मैंने खुद के अपने लिए वो शुरू किया क्योंकि I wanted to I would find that मुझे आपकी कोई एक कमेंट याद आ जाती थी कोई प्रोग्राम में, एंड आई यूज्ड टू बी वंडरिंग कि आपने किस प्रोग्राम में कौन सा कब किया. सो देन आई स्टार्टेड डूइंग इट फॉर माय सेल्फ, but if it helps other people, I'm more than happy. थैंक यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। And there's another thing about, I mean, the program is excellent as usual, and Rafi Saab is my absolute favorite. So उनका program तो मैं miss नहीं कर सकती थी. But it's just a small observation on my part. I'm not a numerologist or anything, but if you see his birth date, it's 24/12/24. There's Yes. such a beautiful symmetry to it, and also अगर आप उनके digits को add करते हो तो it comes up to 6. तो उनको तो छक्का मारना ही था हर बार. So he was destined to be hitting sixes everywhere. So that is Rafi Saab. And also I feel like he was one singer who is so secure in his talent, and so he didn't feel the need to show a one-upmanship with his co-singers anytime. वेरी एंड करेक्ट। सिचुएशन में जब जैसा होता था वैसा वो गाते थे. जैसे वो गाना है तेरी बिंदिया में रे फ्रॉम अभिमान, एंड इन दैट Jaya Bachchan's character is supposed to be a better singer or something. So he muted himself in comparison to Lataji's rendition. Similarly, you find many, even in Aja Aja Main Hu Pyar Tera, Sami Kapoor is supposed to be amazed when Asha Parekh comes and starts singing. Correct. So he tries to, mute himself to allow her to shine. And even in the Kawali, Hai Agar Dushman, from I think Hum Kisi Se Kam Nahi. So, Asha ji, he has thrown a challenge. Rishi Kapoor has thrown a challenge to Zeenat Aman, and Zeenat Aman is supposed to sing better or whatever. Like she's supposed to wow the audience. So he allows the Asha Bhosle to sing some extra harkats and murkis so that she sounds better than him. Only a very secure singer can do that, and and also
play to the situation and understand the situation and mute himself. And it's not about him being good or showing people how good he is. It is about projecting what the character is feeling or what the character is doing on screen. So that was just my observation there. कितना परफेक्ट ऑब्जर्व किया, कितना परफेक्ट आपने ऑब्जर्व किया हुआ है। मेरे कमेंट्स हैं अबाउट तेरी बिंदिया रे, इफ आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दैट समवेयर, बट I have already made comments on Teri Bindiya Re, and you're absolutely correct. You're 100% correct कि रफी साहब के जितना सिक्योर और एस्टैब्लिश्ड सिंगर या अकम्प्लिश्ड सिंगर ही ये कर सकता था कि वो दूसरे किसी को रूम देता, ये सोचकर। You know what, Sharda ji told me this thing. Sharda ji told me this, that Rafi Sahab would never overshadow the co-singer. In fact, if there was a new singer like Sharda or like Krishna Kalle or like Usha Timothy, anybody who was a new singer compared to him, he would make sure that they are comfortable and they are equally good in the mic, because he thought that otherwise the song is going to sink. It cannot be that I am good and you are not good. That does not work. So he was very, very sure about this, that you have to be good and you have to perform well. He used to train and teach us. He used to train all his singers, the new singers, कि इसको ऐसे गाओ, इसको ऐसे गाओ. That's how he was. Thank you, Riya ji. I feel he was a very intelligent as well as compassionate singer. इतना ख्याल करते थे वो हर situation. Very intuitive. He understood the situation, the character, the emotions and everything. So you can feel all of that. So many years later, when you listen to his songs, you know exactly what the character is feeling and what they wanted to convey. Yes, if you listen to his words. बिल्कुल 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 उनकी आवाज में ही पूरे पिक्चर दिख जाती है आपको, पूरा सीन दिख जाता है एकदम। ठीक है, फिर अगली बार मिलते हैं। हरदीप जी, हम आपका वेट कर रहे थे। हरदीप जी, आपने कमेंट्स नहीं किए। हरदीप जी, वी वर वेटिंग फॉर यू। अभी भी नहीं है हरदीप जी शायद। चलिए, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। मेरे साथ 3 जनवरी को ज्वाइन करिए जीएस कोहली के प्रोग्राम पे। दे आर ब्यूटीफुल। हाँ, पांडे जी कहिए। हाँ, एक चीज मैं जस्ट अभी जो रिया जी बोल रही थी उसी को सपोर्ट करने के लिए, मुबारक बेगम जी का जो गीत है देवता तुम हो मेरा सहारा, दायरा का जी, उसमें शी एक्सेप्टेड की इतनी डर नहीं थी वो उस गाने को गाते हुए, और दैट इज अ मास्टरपीस। जमाल सेन जी का म्यूजिक है। यस। एंड उसमें उन्होंने बताया, एंड यू कुड फील कि किस तरह से रफी साहब ने सपोर्ट किया है उनको। इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग। सो एज शी वाज सेइंग, इट इज 100% करेक्ट कि अपने को सिंगर्स को चाहे कितने जूनियर या किस तरह से हो, बहुत सपोर्ट कर। और ये आप जो बात बता रहे हैं 1951-52 की है। 53। तो तब से सपोर्ट करके वो सपोर्ट ही कर रहे थे एंड तक। कभी उन्होंने इसको छोड़ा ही नहीं अपनी आदत को। कभी कोई ईगो या अभिमान की प्रॉब्लम उनको हुई ही नहीं है। नेवर नेवर डिड ही हैव एनी ऑफ दोस प्रॉब्लम्स। यही तो महान इंसान की पहचान होती है। तभी तो हम उनके थ्रू उसका नूर देखते हैं ना, परमात्मा का। बिल्कुल, क्योंकि उनकी आवाज में वो छलकती है ना चीज, वो आवाज में हमको उनकी सुनाई देती है ना। ठीक है, तो अगली बार मिलते हैं। थैंक यू रिया जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, सो नाइस ऑफ यू। चलिए, नमस्ते सबको। अगली बार मिलते हैं 3 जनवरी को जीएस कोहली के प्रोग्राम पर। सेम लिंक, सेम टाइमिंग। थैंक यू।